जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही, मेरे साथ है राजेश जी। हम बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर। जी हां, जो कड़वाहट पिछले कुछ दिन से हम लगातार देख रहे हैं, उसमें एक नई उम्मीद की किरण यहां पर जगी है। तारिक रहमान से मुलाकात की है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और खास बात यह है कि वहां पर जब एस जयशंकर पहुंचे खालिदा जिया की मौत के बाद, तो एक शोक संदेश भी वो लेकर गए थे, एक चिट्ठी लेकर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब तारिक रहमान से जो मुलाकात हुई है, बीएनपी का एक सॉफ्ट कॉर्नर अब भारत के लिए दिखाई दे रहा है। तो एक नए रिश्ते की इबारत यहां पर शुरू हो सकती है। वंदना, हम लगातार अपनी वीडियोस में ये कहते रहे हैं पिछले एक साल से, जब से वहां सत्ता से हटाया गया था शेख हसीना को, उसके बाद से हम लगातार यही कहते आ रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो लगातार खराब हो रहे हैं। वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काया जाता है, वहां पर दंगा करवाया जाता था, लेकिन आप जैसा कह रही हैं कि सिल्वर लाइन दिख रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। जो अभी जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि दोनों देशों के बीच में जो 1996 का जो गंगा जल संधि है उसे रिन्यू करने का वक्त आने वाला है। यानी दिसंबर 2026 में ये एग्रीमेंट खत्म होगा दोनों देशों के बीच में। गंगा और पद्मा नदी के जल के बंटवारे की एक संधि है, तो उसे अब रिन्यू करने का वक्त आ रहा है, और उसके वाटर लेवल की मैपिंग का काम शुरू हो गया है। यानी कल से 1 जनवरी से ही ये शुरू हो चुका है। बिल्कुल, 1996 की ये गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, जिसमें सूखे के मौसम में जब पानी की आवश्यकता होती है, यानी दोनों देशों को जब जरूरत होती है उस हिसाब से पानी को बांटा जाता है जनवरी से मई तक। तो इसको रिन्यू किया जा रहा है, और अब क्योंकि हर 10 दिन में इसकी मैपिंग होगी, और उसके बाद 31 मई तक का ये वक्त रखा गया है जब टीमें वहां पर पहुंचेंगी और मैपिंग करेंगी, जिसके बाद इसे रिन्यू किया जाएगा। हाँ, और इसमें हो ये रहा है कि 1 जनवरी से वाटर लेवल की मैपिंग शुरू हो चुकी है, और दोनों देशों के जो अधिकारी हैं, जल अधिकारी हैं, वो एक दूसरे के यहाँ जा चुके हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत आने वाले 4 सदस्यीय जो बांग्लादेश के जो अधिकारियों की जो टीम है उसकी अगुवाई कर रहे हैं अरिफिन बायेद, जो बांग्लादेश वाटर डेवलपमेंट बोर्ड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। और भारत की तरफ से जो अधिकारी बांग्लादेश गए हैं उसमें सेंट्रल वाटर कमीशन के अधिकारी हैं सौरभ कुमार और सुनी अरोड़ा। ये दोनों वहां जा चुके हैं और यहाँ अधिकारी आ चुके हैं। यानी दोनों तरफ जो अधिकारी हैं वो वाटर मैपिंग के काम 1 जनवरी से शुरू कर चुके हैं, और इसीलिए हम इसे सिल्वर लाइन कह रहे हैं कि जब दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं बिल्कुल खराब स्तर पे आ गए हैं, हम एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को वहां भड़कते देख रहे हैं, और ऐसे में हम दोस्ती की बात कर रहे हैं, जल संधि को दोबारा से रिन्यू करने की बात कर रहे हैं। तो लेकिन अगर इसको बड़े कैनवास पर देखा जाए तो बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रद्द किया था, लेकिन बांग्लादेश के साथ भी रिश्ते कुछ वैसे ही हैं, भले ही आतंकवाद का जिक्र ना हो, लेकिन आप देखिए हिंदुओं के साथ जिस तरह से टॉर्चर हो रहा है पूरे देश भर में, हम देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सरकार से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है कि आप बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित कराइए, चाहे तो आप उनको यहाँ बुला लीजिए, उनको शरण दीजिए, लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं उसको लेकर क्या ये सही वक्त है ये ट्रीटी को रिन्यू करने का? देखिए, अब जल संधि को, ट्रीटी को अगर हमको रिन्यू करना है तो करना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के जो नागरिक हैं जो उस इलाके में रहते हैं उनकी पानी की आवश्यकताओं के अनुसार ये संधि बना था। होता यह है कि जनवरी से लेकर के मई का जो वक्त होता है उस पूरे इलाके में पानी की कमी हो जाती है। तब आपने जो एग्रीमेंट किया है उसके जो प्रावधान है उसके अनुसार आप पानी का बंटवारा करते हैं। यानी मानवता के लिहाज से अगर देखा जाए, और वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारा भारत करता है, और सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि नेबर फर्स्ट की भी हम बात करते हैं। तो हम भारत का जो रुख रहा है, शेख हसीना ने भी इस बात को कहा था कि भारत ने हमेशा सपोर्ट किया है, जितनी भी मुश्किल घड़ी हो बांग्लादेश को हमेशा भारत ने साथ दिया। बिल्कुल, और ऐसे वक्त में जब हालात इस तरीके से बिगड़ चुके हैं, रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं, कट्टरपंथियों की वजह से, मोहम्मद यूनुस की वजह से, उनको यहाँ पर टैग करना बहुत जरूरी है, लेकिन उस दौरान भी भारत एक उम्मीद रखना चाहता है, बांग्लादेश के लोगों को दिखाना चाहता है कि भारत हमेशा आपके साथ है। जो एंटी इंडिया वहां पर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि वहां की जो आवाम है वो भी इस बात को समझेगी, और आने वाले इलेक्शन में भी उसका असर दिखेगा। मुझको तो असर साफ दिख रहा है बांग्लादेश में, जब से तारिक रहमान आए हैं बिल्कुल साफ दिख रहा है। पहले एक तरफा होता था वहां, मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार थी वो रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तान उसे हैंडल करता था, और जो मुट्ठी भर जो वहां यंगस्टर्स थे वो सड़क पर आकर उपद्रव करते थे, हंगामा करते थे। हालांकि जो हिंदुओं को मारने की जो लग रहा है, लगातार जो हिंदुओं को मारा जा रहा है वो अभी भी बदस्तूर जारी है। कल भी वहां पर एक हिंदू पे जानलेवा हमला हुआ है। इसके पहले हमने ये जलाने की कोशिश की गई है, जैसे दीपू चंद्र दास के साथ हुआ, उसकी तो पहले हत्या की गई, उसके बाद शव को जलाया गया, यहाँ जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आप सोच सकते हैं कि कितनी विभत्स घटनाएं वहां पर हो रही हैं।
15 दिनों में चौथा मामला था। पहले हमने एक वीडियो में बनाया था जिसमें ये हमने बताया था कि 12 दिनों में 3 हिंदुओं की हत्या हुई है, लेकिन अब एक और हिंदू को जलाने की कोशिश की गई है। तो ये सब जो वहां पे सेंटिमेंट्स थे एंटी इंडिया वाले, ये दोनों देशों के जो रिश्ते मुझे लगता है कि तारिक रहमान चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास कोई पावर तो अभी है तो नहीं। पावर तो है नहीं, उनके पास इलेक्शन का वेट बिल्कुल, करने लेकिन के भारत के साथ जिस तरह से वो कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे जरूर एक उनके लिए जो बांग्लादेश की आवाम है वो सोचेगी कि भारत और बांग्लादेश की जो साझा हित है उसमें कैसे भारत सपोर्ट करता है, तारिक रहमान का आगे क्या रोल हो सकता है, एक स्थिर सरकार क्या वो दे सकती है। तारिक रहमान की अगर बात कर रहे हैं तो तारिक रहमान जब बांग्लादेश में हुआ करते थे तो वो ये नारा देते थे कि बांग्लादेश फर्स्ट, ना पिंडी ना हिंदी, ऐसा बोलते थे वो, यानी ना पाकिस्तान और ना ही भारत, उन्हें अकेले चलना है। वो बांग्लादेश फर्स्ट की नीति पे वो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश के लोगों को अगर हित दिखाई देगा भारत के साथ, अगर वहां की जनता के अंदर जो है एक सकारात्मक माहौल भारत को लेकर होगा तो उनके सुझावों को भी मानेंगे। लगातार अभी जब लौट कर आए हैं तब भी वो यही कह रहे हैं, और इसीलिए अब भारत के जब विदेश मंत्री वहां गए हैं, दोनों के बीच में जो वहां मुलाकात हुई है बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है, दोनों ने अच्छी बातचीत की है। और उसके बाद जब ऐसी खबरें निकल कर आती है और जो हम पहले बदला हुआ जो माहौल अब बांग्लादेश में देख रहे हैं, तो अब ये हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। और अगर फरवरी में वहाँ इलेक्शन हो जाता है, जनवरी शुरू हो चुका है 2026 का, 12 फरवरी को वहाँ चुनाव होने हैं, और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को अब अगर और नहीं भड़काया गया, तारिक रहमान के आने की वजह से अगर नहीं भड़काया गया, जो पॉलिटिकल वहाँ जो एक्टिविटीज है वो वहाँ चलने लगी, तो हो सकता है कि वहाँ आने वाले वक्त में तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री। मुझे लगता है कि पाकिस्तान भारत के इस कदम से हैरान हुआ होगा एस जयशंकर को देखकर, क्योंकि जो कट्टरपंथी है वहां पर मोहम्मद यूनुस भी, मुझे लगता है कि वो भी हैरान हुए होंगे। आजकल वो चुप है, बिल्कुल चुप है, उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। जिस तरह का माहौल वहां पर बनाया गया था, वो चाहते थे कि भारत कुछ गड़बड़ करे, बोल ही नहीं पा रहे हैं, और ये इलेक्शन ना हो, लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार बने और जिस तरीके के हालात हैं बांग्लादेश को सुधरने का मौका मिले। मैं बांग्लादेश की मीडिया पे नजर लगातार आजकल मैं रख रहा हूँ। पहले होता यह था कि बांग्लादेश के आप न्यूज़पेपर्स पे जाते थे, वहाँ के टीवी चैनल्स पे जाते थे, तो आपको क्या नजर आता था? मोहम्मद यूनुस का चेहरा, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, वहाँ डार्क फेस दिखता था। आज जब मैं बांग्लादेश की मीडिया में देखता हूँ तो वहाँ पर तारिक रहमान दिखते हैं, वहाँ पर भविष्य की कल्पना दिखती है, और वहाँ पर एक ऐसा माहौल दिखता है जो आने वाले वक्त में जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है हो सकता है वहां दोबारा शुरू हो जाए, एक नई सरकार चुनी हुई आ जाए। बिल्कुल, और इसीलिए बड़ी बड़ी हेडलाइंस में उन्हें क्राउन प्रिंस कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें तारिक रहमान से जुड़ी हुई हैं, और अब बीएनपी के तो मुझे लगता है करता धरता वही है। तो अब उम्मीद पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उनसे है और बांग्लादेश की आवाम को भी है। तो देखना होगा कि जब इलेक्शन होंगे तो किस तरह से जो कट्टरपंथी हैं, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कैसे सबक मिलता है, और उसके बाद जब अगर तारिक रहमान वाकई सत्ता में आ जाते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन, कोई विकल्प उनके सामने दिख भी नहीं रहा, लेकिन अवामी लीग का क्या प्रतिबंध हटेगा, ये भी अपने आप में सवाल है, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद।